डियर कैंडिडेट्स, आपका फिर से स्वागत है। एक बार पुनः आपका स्वागत करता हूं मैं पीसीएस मंथन के एग्ज़ाम एक्सप्रेस चैनल पर। तो आज हमारा डे 2 है। जैसा कि हम पूर्व में चर्चा कर चुके हैं, आज हमारा जो है वो डे 2 है। तो 90 डेज़ का ये प्रोग्राम है, जिसके तहत आपको मैं पहले ही बता चुका हूं कि हम लोग क्या करते हैं कि पर डे 50 क्वेश्चंस जो हैं, पर डे 50 प्रश्नों का हम विश्लेषण करते हैं। यानी उसका एक डिस्कशन होता है। जो टेस्ट आप अटेम्प्ट कर चुके होते हैं उसका हम क्या करते हैं, डिस्कशन करते हैं, ताकि अब जब आप मेंस लिखें तो इससे जो प्रश्न हैं उनका जो हम क्लैरिफिकेशन करेंगे, उनका जो स्पष्टीकरण करते हैं, जो वहाँ से आपको कीवर्ड मिलेंगे और वहाँ से आपको कॉन्सेप्ट मिलेंगे। ये अपने आप में पीसीएस मंथन का एक ऐसा यूनिक प्लेटफॉर्म है जहाँ पर न सिर्फ प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से, बल्कि आप मेंस में आंसर राइटिंग में जो कंटेंट के लिए आप देखते हैं वो भी आपको यहाँ से मिलेगा। तो आज हमारा बहुत टॉपिक है पर्यावरण का, और उसी से आज हम फिर अपना स्टार्ट करते हैं। तो आज का क्वेश्चन नंबर 1 है। आज का क्वेश्चन नंबर 1 है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक जाति या समष्टि में कुल आनुवंशिक विविधता प्रजातीय, क्या बोल दिया जी, बोल दिया प्रजातीय विविधता क्या कहलाती है? प्रजातीय विविधता को बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक। और यहाँ क्या, समुदाय के एक ही जाति की जीव होने वाले परिवर्तन को क्या बोल दिया? जीन पूल। टू वर्ड्स हैं, यानी कि प्रजाति विविधता और जीन पोल। कथन आपको देखना है कि कौन सा सही है। वास्तविकता तो यह है कि इसमें से ना तो एक है ना 2 है, क्योंकि ये क्रॉस हो गया, ये इधर जाएगा और ये इधर जाएगा। ऊपर वाले के सिस्टम को कहते हैं जीन पूल और नीचे वाले को प्रजाति विविधता, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम, अगला क्वेश्चन हमारा देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इसका स्पष्टीकरण दे रखा, आनुवंशिक विविधता जीन में और जीन पूल किसे कहते हैं, आप नोट डाउन कर लेना इसको। क्वेश्चन नंबर 2 है। इसमें आप देखते हैं, कहा है कि जीवों के विश्लेषण जिनके द्वारा गुणों की उपस्थिति पर्यावरण स्तरों में अपनी सक्रियता बनाए रखते कहलाता है। देखिए, ना तो समायोजन होगा ये, और ना ही ये सुगठिता होगी, और ना ही इसको आप कैसे कहते हैं दशानुकूलन। ये जो सही वर्ड इसके लिए प्रॉपर जो की वर्ड होगा वो होता है आपका अनुकूलन। यानी आंसर यहाँ पर कौन सा होगा? आपका डी सही होगा, ठीक। चलिए आगे चलते हैं। राष्ट्रीय जैव मंडल आगार कार्यक्रम के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? अब आपको एक वर्ड पर यहां पर फोकस करना है, एक वर्ड है उस पर आपको फोकस करना है, और वो क्या है? राष्ट्रीय जैव मंडल आगार कार्यक्रम। तो भारत में जैव मंडल आगार 1986 में शुरू किया गया। भारतीय जैव मंडल आगार में वन्य जीव आगार के स्थानिक आवासों में रहने वाले लोगों के जीवन यापन की गुणवत्ता, क्या बोल दिया आपने? लोगों? ऐसा नहीं हो सकता जी। जैव मंडल लक्ष्य से स्थापित सही है, संरक्षित है, अंदर जीव संसाधन है, ठीक है, इनमें से कोई नहीं। और हमसे पूछा क्या गया कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो नहीं वाले में आप देखते हैं कि जैव मंडल में लोगों के जीवन यापन का नहीं, बल्कि वन्य जीवों का होना चाहिए, ठीक है। तो इसलिए यह भी आपका क्या हो जाता है ये भी हम देखते हैं। तो हमारा स्पष्टीकरण आप इसमें देख सकते हैं। तो इसमें आंसर बी है। आप देख लें 1986 में प्रारंभ किया गया है, ठीक। तो यहाँ से आप इस स्पष्टीकरण को देख सकते हैं। लिख दिया जैव मंडल आगार प्रबंधन का बेहतर बनाकर उनका सतत उपयोग करना है, ठीक। इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। तो कहा है जैव विविधता की दृष्टि से समृद्ध मेगा डाइवर्स देश कहलाते हैं ऐसे देश। भारत एक मेगा डाइवर्स देश है, कोई संदेह नहीं है, बिल्कुल सही। और करना क्या है फिर? नेपाल एवं श्रीलंका मेगा डाइवर्स देश हैं। अब पूछा क्या इसमें से कौन सा सही है? देखिए आपको क्या लगता है? भारत एक मेगा डाइवर्स देश है, ये बिल्कुल सही बात है। नेपाल एवं श्रीलंका मेगा डाइवर्स देश हैं, क्या कहते हो? जैव विविधता की दृष्टि से समृद्ध देश मेगा डाइवर्स, ठीक है। तो आप देखें क्या होगा आंसर? केवल 1 2 हो सकता है, 1 3 हो सकता है, 1 2 और 3 हो सकता है। क्या 2 और 3 हो सकता है? आइए स्पष्टीकरण की ओर चलते हैं। तो देखिए इसमें जो बात थी, मेगा डाइवर्स देश है भारत, इनकी कुल संख्या कितनी है? 70 है। लेकिन यहां पर जो आपने देखे नेपाल एवं श्रीलंका, ये मेगा डाइवर्स देश नहीं है। कुल देशों की संख्या कितनी है? 17 है, और 17 की लिस्ट अभी हम आपको देंगे आगे। इसके बाद में हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है। स्पष्टीकरण आप देख सकते हैं। अब आगे जो क्वेश्चन है, तो अनुसूचियां दी हैं, 2 सूचियां हैं, उनको क्या करना है आपको? कूट मिलान। ऐसे प्रश्न को कहते हैं असेंबलिंग। और असेंबलिंग में कई बार होता है, जैसे आप यूपीएससी का लेवल देखेंगे तो वहां कम से कम 2 से 3 विकल्प आपको मिलाने पड़ेंगे। यूपीपीसीएस में कई बार ऐसा होता है कि अगर आपको कोई एक विकल्प ही पता है, वो आपको मैच कर रहा है, तो पूरा क्वेश्चन वहीं से सॉल्व हो जाता है। चलिए तो सूची को देखते हैं। सबसे पहले इसमें दिया हुआ है ग्रेट इंडियन वस्टर्ड, यानी जिसे हम सोन चिरैया कहते हैं, ग्रेट इंडियन वस्टर्ड। बोले उसकी स्थिति क्या है? गंभीर संकटाग्रस्त, गंगा डॉल्फिन संकटाग्रस्त, तेंदुआ संवेदनशील, सुनहरे लंगूल विलुप्त प्राय।
कुछ नहीं करना है, आपको देखना है कि अब सुनहरे लंगूर नहीं पाए जाते हैं जो कि पाए जाते थे कहां पर, पश्चिमी घाट पर। इसलिए आप देखते हैं डी का 4, तो डी का 4 एक में ही मिल रहा है, ठीक, यानी कि सी में मिल गया। डी का 4 आपको ए में भी है, डी का 4 आपको बी में भी है, तो इसका आंसर डी नहीं हो सकता है। फिर बोला तेंदुआ संवेदनशील है, डॉल्फिन संकराग्रस्त है, सोनचिरैया ग्रेट इंडियन बस्टर्ड गंभीर संकराग्रस्त है, यानी इसका आंसर जो होगा वो होगा ए, 1 2 3 4, ठीक। पूरे मिले हुए थे, इनमें कुछ करना ही नहीं था, साफ साफ लिखा हुआ। इस सूची को आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसे नोट डाउन कर सकते हैं, क्योंकि आने वाले एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण आपके लिए। उस पर फिर हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा बोला है निम्नलिखित दिए गए कथन जो हैं उन पे क्या करना है, आपको विचार करना है, ठीक है। प्रतिवर्ष 22 मार्च को जैव विविधता दिवस मनाया जाता है, गलत बात है। 22 मार्च को नहीं, ये कब होता है, 22 मई को होता है। ऊपर है संयुक्त राष्ट्र संघ ने 2001 और 2011 को जैव विविधता दशक के रूप में घोषित किया, गलत, ये भी गलत है। बोले कौन से कथन सही है, आंसर होगा डी, ना तो 1 और ना ही 2, क्योंकि 22 मई को क्या मनाते हैं, बायोडाइवर्सिटी डे मनाते हैं। और उसके अलावा आप देखते हैं तो संयुक्त राष्ट्र ने 2011 से 2022 को, ना कि 2001 से 2011 को, तो ये जैव विविधता दिवस है, घोषित किया गया है। आगे आते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संयुक्त राष्ट्र के अंग के रूप में आईसीयूएन की स्थापना 5 अक्टूबर 1984 को हुई। आईसीयूएन 1963 से रेड डाटा बुक जारी करता है, बिल्कुल सही बात है। इसमें पूछा क्या है, कौन सा सही है, तो सही आप देखेंगे तो ये 1963 से रेड डाटा बुक वो डेट होती है, वो बुक होती है जिसमें संकटाग्रस्त, विलुप्त प्राय, वनरेबल, बहुत गंभीर संकट में है उन जीव जंतुओं और पेड़ पौधों की उसमें क्या होती है, सूची होती है, उसके आधार पर जारी करता है। बोला क्या कि आईसीयूएन, ठीक, लेकिन किसका अंग नहीं है, ये संयुक्त राष्ट्र का नहीं है, तो इसलिए स्थापना 84 में है, ये बात सही है, लेकिन पहला कथन गलत है, दूसरा सही है। आंसर होगा बी, क्योंकि आपका केवल दूसरा कथन सही है। स्पष्टीकरण को आप देख सकते हैं, 84-48 को स्थापना हुई है, कोई दिक्कत नहीं, पर्यवेक्षक का दर्जा प्राप्त है, ना कि संयुक्त राष्ट्र संघ का अंग है, ठीक। 63 वाली बात बिल्कुल सही है। आगे आएंगे तो निम्नलिखित कथनों में से कौन सा देश मेगा डायवर्सिटी देश है, ठीक। पेरू, दक्षिण अफ्रीका, फिलीपींस, बोलिविया, कनाडा, ठीक। अब देखो मैंने क्या बोला था, मेगा डाइवर्स कंट्रीज की जो संख्या है वो कितने हमारे 17 है। अब 17 में देखेंगे तो कनाडा उसमें शामिल नहीं है। भारत, ऑस्ट्रेलिया भी मेगा डाइवर्स देश हैं, क्योंकि इनके यहाँ जैव विविधता अधिक है, ठीक। तो इसलिए आंसर इसका आप देखते हैं, 5 को निकाल देंगे तो 1 2 3 एंड 4, तो क्या होगा इसका 1 2 3 एंड 4, तो 1 2 4। स्पष्टीकरण में देखते हैं हम, आगे देखते हैं क्या हुआ इसमें, ठीक, देखते हैं ए, यानी कि इसका आंसर आपका क्या हो गया 1 2 3, यानी कि पेरू, दक्षिण अफ्रीका, बोलिविया और कनाडा इसके नहीं है, आंसर डी नहीं है, आंसर इसका बी होगा, ठीक। तो आंसर देखते हैं हम कौन सा होगा, दक्षिण अफ्रीका है, फिलीपींस है, बोलिविया है, भारत है, लेकिन अगर देखते हैं कहीं पे तो बोलिविया और कनाडा नहीं है, ठीक। चलिए तो आंसर देखते हैं, स्पष्टीकरण में आ जाते हैं, हम देख लेते हैं आगे। चलिए ये रहा स्पष्टीकरण, देखिए 8 है, 8 दे रखा है। पेरू, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका, फिलीपींस, मैक्सिको, वेनेजुएला सहित कुल कितने 17 मेगा डाइवर्स कंट्रीज हैं, तो उनके नाम को आपको याद रखना है, इसमें पूछ लेता कई बार, तो इनको दे सकता है। तो हम आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 9 पे जब हम चर्चा करते हैं, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन को भूमध्य रेखा के आसपास विस्तृत है, बिल्कुल सही बात है। उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। और क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि उष्णकटिबंधीय वर्षा वन कहां पे मिलेंगे आपको, ये मिलेंगे कहां पर, भूमध्य रेखा के आसपास। बिल्कुल सही बात है कि कर्क रेखा से लेकर और मकर रेखा तक का जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है, संपूर्ण ग्लोब का लगभग जो 43% एरिया कवर करता है, उसमें सर्वाधिक वर्षा होती है और सबसे अधिक वर्षा वन यहीं पाए जाते हैं। और सबसे अधिक जो जैव विविधता होती है और जैव भार होता है वो भी कहाँ पे होता है, वर्षा वनों में ही होता है। और इन जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं तो क्या होता है, जैव विविधता कम होती है, नीचे आते हैं जैव विविधता कम होती है, ठीक। तो उष्णकटिबंधीय वर्षा वन भूमध्य रेखा के आसपास विस्तृत है, बिल्कुल सही बात है। उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है, ये बात भी सही है। लेकिन आप पूछ क्या रहे हैं कि क्या सही नहीं है, दोनों ही कथन सही हैं, तो आंसर होगा डी, कि ना तो 1 ना ही 2, क्योंकि दोनों ही कथन कैसे हैं, हमारे सत्य हैं। आगे चलते हैं,
अगले क्वेश्चन पे जब आप बढ़ेंगे तो देखते हैं कथन कारण का क्वेश्चन है, हिमालय पर्वत प्रदेश जैव विविधता की दृष्टि से समृद्ध क्षेत्र। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि यहां विभिन्न जैव भौगोलिक क्षेत्रों का सम्मिलन होता है। बिल्कुल सही बात है, यानी कि ए और आर दोनों सही हैं और ये इसकी बिल्कुल करेक्ट व्याख्या कर रहा है। ठीक, चलिए आगे करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ए। दूसरा क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन से जीव समूह में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। चलिए सबसे पहले अगर हम इसको देखें तो एक कॉन्सेप्ट आप यहां से आज क्लियर कर लीजिए। इसमें जो क्वेश्चन है जैव विविधता, ये बार बार आपको परेशान करेगा, बायोडाइवर्सिटी। ठीक, तो बायोडाइवर्सिटी को आज हम बिल्कुल स्पष्ट तरीके से ही समझ लेते हैं। तो बायोडाइवर्सिटी एक्चुअली होती क्या है। ठीक, तो बायोडाइवर्सिटी को आप देखेंगे, बायोडाइवर्सिटी को कहते हैं जैव विविधता। जैव विविधता, और अगर जैव विविधता को आप देखोगे तो ये किसमें हो सकती है, ये दोनों में ही है, यानी कि जीव जंतुओं में भी हो सकती है और ये किसमें हो सकती है, पादप में भी हो सकती है। ठीक, किताबी भाषा की बात करूं तो इसमें स्पष्ट कहा गया है किसी एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र पर एक ही समुदाय, एक ही कुल या एक ही वंश के आनुवांशिक जो प्रजातियां होती हैं, एक ही जाति की कई प्रजातियां, यानी उनकी सामाजिक जो उनका कुल और वंश है वो एक है, लेकिन कहीं ना कहीं हुआ क्या है कि उनका जो शारीरिक बनावट है, रंग रूप, वो सब क्या हो गया, बदल गया। जैसे कि आप देसी हिसाब से इसको समझिए, जीवों में देखें, आप अच्छी तरह से जानते हैं कि एक ही वंश है, क्या कहते हैं उसे, हम घोड़ा कहते हैं। अब घोड़ा में देखें जैव विविधता आपको बहुत सारी देखने को मिलेगी। इसमें आप देखते हैं तो यहाँ पे आपको घोड़ा के ही समान क्या मिल जाएगा, जेबरा। जेबरा के बाद में आपको यहीं पर आपको मिल जाएगा गधा। गधा के बाद देखते हैं तो आपको क्या मिलेगा, खच्चर। खच्चर भी इसका ही है। उसके बाद में देखेंगे तो यहीं पे आपको पौनी भी मिल जाएगा यूरोप में, और इसी को देखेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, टट्टू। ठीक, टट्टू यानी भाड़े का टट्टू जो कहते हैं। तो देखिए वंश और कुल क्या है, एक कुल है, किसे क्या कहते हैं, घोड़ा, लेकिन घोड़ा, गधा, जेबरा, टट्टू, पौनी, तो ये सब क्या है, ये है जैव विविधता। सेम ऐसे ही अगर पादप जगत में देखोगे तो पादप जगत में देखेंगे तो देख लो एक ही कुल के हैं, C4, मक्का, बाजरा और ज्वार। देखो एक ही कुल के पौधे हैं ये, मक्का, बाजरा और ज्वार, लेकिन इनमें अंतर है, लेकिन एक ही सीजन पे बोए जाते हैं। तो ये पादप जगत में जैव विविधता है और ये जीव जगत में है। ठीक, तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं। आइए अब हम अपने मूल क्वेश्चन की ओर लौटते हैं। तो जो मूल क्वेश्चन की ओर जब आप जाओगे तो वहां पर हम देखते हैं कि पूछ रहा है कि जैव विविधता सबसे अधिक किस में है, किस समूह में सर्वाधिक है। तो देखिए क्वेश्चन के अनुसार अगर बात की जाए तो सबसे अधिक जैव विविधता है किसमें, कवक में। ठीक, और जीव, अगर जीव जंतुओं की बात की जाए तो सर्वाधिक जैव विविधता होती है, वो होती है किसमें, कीट में। विश्व में सबसे अधिक जो जैव विविधता है वो किसमें है, कीट में मिलेगी आपको। अब कीट को देखिए, आप अगर बायो पढ़ेंगे तो कीट को अगर डिफाइंड किया गया तो बोला कि कीट हम कहेंगे किसे, तो उन्होंने बोला कि जिसके भाई 6 पैर हों, जिसके 6 पैर हों उसे हम क्या कहेंगे, कीट कहेंगे। जैसे मक्खी 6 पैर हैं, तितली 6 पैर हैं, ततैया 6 पैर हैं, चीटा 6 पैर हैं, तो ये सबको हमने क्या बोल दिया, कीट। अब इससे कुछ लोग नाराज हो गए। मकड़ी बोली हमें कहाँ लाओगे, हमारे 8 हैं। तो बोले कि तुम भी कीट हो, लेकिन तुम अपवाद हो। फिर उसके बाद में आया केकड़ा, बोला हम क्या करें, हमारे भी तो इतने हैं, हमारे 10 हैं। तो बोले आप एक काम करो, आप भी महाराज आ जाओ, आपको भी अपवाद घोषित करते हैं। फिर बुरा मान गई एक और जो मालगाड़ी की तरह चलती है, बरसात में देखा होगा आपने, जिसे कहते हैं गिंजाई। ठीक है, ये होती है गिंजाई। इसके तो 64 हैं, ये कहाँ जाए, बोले आप भी अपवाद हैं। फिर आपने आया कांतर, बोला कि हमारे तो बहुत सारे हैं, तो उन्होंने बोला कि आप भी हैं। तो कीटों में सबसे अधिक जैव विविधता है। बारिश के समय में शाम को बल्ब खुला छोड़ देना रात को, और सुबह आप देखना आपको इतनी विविधता देखने को मिलेगी, नाम भी पता नहीं होंगे, उटकने वाले, फुदकने वाले। तो क्वेश्चन के अनुसार आंसर क्या होगा, कवक। लेकिन अगर जीव की बात करेंगे तो सबसे अंदर जैव विविधता मिलेगी आपको किसमें, कीट के अंदर देखने को मिलेगी। चलिए आगे चलते हैं हमने अपने प्रश्न पे। तो यहां दे रखा है कि देखिए सबसे अधिक जैव विविधता जो है आपको कहां मिलेगी, जंतुओं में। कीट सबसे अधिक क्या है, जो संपूर्ण जातियों का 70% से क्या है, अधिक है। डेटा को आप नोट करके रखेंगे तो काम आएगा आपको। ठीक है,
आगे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी प्रजातियां संकटाग्रस्त प्रजातियां हैं? जंगली गधा, बंगाल टाइगर, एशियाई कुत्ते और मारखोर। मारखोर यानी कि बंगाल टाइगर और मारखोर। इसको हम देखते हैं। तो सबसे पहले आप एक चीज को अलग कर दें, पूछ क्या रहा है? संकटाग्रस्त की बात हो रही है, और हम देखते हैं एशियाई कुत्ते हैं वो संकटाग्रस्त नहीं बल्कि क्या हो चुके हैं? ये विलुप्त हो चुके हैं। ये क्या हो चुके हैं? ये विलुप्त हो चुके हैं। तो इसलिए दिए गए क्वेश्चन के अनुसार यदि आप बात करेंगे तो इसमें क्या हो जाएगा हमारा विकल्प? एक तो क्या होगा? 3 नहीं हो सकता है। इस टाइप के क्वेश्चनों को सबसे पहले कीवर्ड आप पकड़ लीजिए। आपको पता है कि एशियाई कुत्ते अब भारत वो इस विलुप्त हैं, तो 3 नहीं हो सकता। आप देखिए 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है। तो यानी कि ए, बी और सी और डी क्वेश्चन नहीं हो सकते। जो क्वेश्चन आंसर सही होगा वो क्या होगा? 1, 2 और 4। ये कीवर्ड पकड़ लीजिए कीजिए हमेशा इस टाइप के क्वेश्चन में। आपको एक पता हो कि ये नहीं हो सकता और उसको दिए गए विकल्पों में आप देख लें। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन तो इसका स्पष्टीकरण है। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है हॉट स्पॉट शब्द का प्रयोग सबसे प्रथम नॉर्मन मायर्स द्वारा किया गया था। सही बात है। जैव विविधता बाहुल्य क्षेत्रों की सूची में भारत के 5 स्थल शामिल हैं। ये बात जी गलत है। ये बात गलत क्यों है? क्योंकि 5 नहीं है, कितने हैं? 4 हैं। जैव विविधता की बात हो रही और भारत की बात हो रही, तो आप भारत को देखेंगे तो भारत में केवल 4 हैं। भारत में ऐसे क्षेत्रों को 4 हैं, और 4 में आप देखते हैं तो सबसे पहले एक तो आ जाएगा आपका कौन सा? पश्चिमी घाट। ठीक, इधर देखें, यानी कि पश्चिमी घाट, और ये जो आपका पड़ता है पूर्वी हिमालय, यानी कि पूर्वी हिमालय वो वाला जो इंडो बर्मा बेल्ट है उसमें। तो सबसे पहले अगर यहां पर अगर बात करोगे आप तो भारत में सबसे पहले तो एक तो कौन सा आएगा? पश्चिमी घाट। दूसरा आ जाता है इंडो बर्मा जो हिमालय का ये वाला एरिया है, ये हो जाएगा। और एक यहां पर अंडमान निकोबार में जो है सुंडालैंड। ठीक है, तो कुल मिलाकर के देखें तो हिमालय हो गया, पश्चिमी घाट हो गया, अंडमान निकोबार में सुंडालैंड हो गया, और ये हो गए। तो भारत में कितने हैं? 4 हैं, ना कि 5 हैं। ठीक है, भारत में 4 हैं ना कि 5 हैं। इसको हम आगे देखते हैं तो देखो क्या लिखा हुआ है। इंडो बर्मा क्षेत्र, हिमालय क्षेत्र, पश्चिमी घाट और सुंडालैंड। ठीक, यानी कि निकोबार, अंडमान निकोबार वाला उसको। ठीक, तो ये है। इसे आप देखेंगे तो 2013 में इसे जो है घोषित किया गया है ये एरिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं तो आगे देखें क्वेश्चन। अब देखो दे रखा है कि जैव विविधता का प्रकार है और वो सूची है, और बात करें तो भारत के संदर्भ में बात की जा रही कि कहां पर किस प्रकार की मिलेगी। तो सबसे पहले देखें तो लिखा हुआ है मलायन, इथोपियन, यूरोपियन। अब यहां पर देखें भारतीय जैव विविधता। अब भारतीय जैव विविधता का संबंध आप देखेंगे तो सीधा का सीधा ये कहां पर आपको देखने को मिलेगी? ये मिलेगी आपको प्रायद्वीपीय भारत के पठारी क्षेत्रों में। यानी हम सीधा सीधा इससे लगा सकते हैं कि डी का हमारा क्या है? वन है। अब दिए हुए विकल्पों पर चर्चा करोगे तब हम आगे चलते हैं। दिए गए विकल्पों में देखेंगे तो डी का 4, तो डी का 4 दोनों में है। अब इसमें से ये नहीं हो सकता है, यानी कि इसके आंसर में देखें तो एक नहीं हो सकता है। ठीक, क्योंकि डी का 4 मिल गया। अब हमें इसमें से एक विकल्प और ढूंढना है, तो उस विकल्प को ढूंढेंगे। तो उसके लिए चलिए स्पष्टीकरण में देख लें आप। ठीक है, इसका आंसर डी है, यानी कि डी को हम देखेंगे तो डी में देख रहा है कि ए का 4 है। ठीक है, यानी कि इसमें आइए आप दिए गए क्षेत्रों, अरे रुकिए महाराज कहाँ भाग रहे हो। ठीक, देखिए डी हमारे देश में मुख्य रूप से भारतीय मूलायन, इथोपियन, यूरोपियन आदि वन्य जीवों का मिश्रण मिलता है। भारत की जैव विविधता को अधोलिखित वर्गों में वर्गीकृत किया गया। मलायन कहाँ मिलेगी? पूर्वी हिमालय की घाटियों में। पूर्वी हिमालय कहाँ पर है? वही जो इंडो बर्मा की बेल्ट मैंने बताई। दूसरा कह रहा है कि इथोपियन जैव विविधता स्थान का उसके आसपास क्षेत्रों में है। बिल्कुल सही है। देखें यूरोपीय जैव विविधता उच्च हिमालय, क्योंकि यूरोप और उच्च हिमालय दोनों लगभग कैसे हैं? एक समान पैरेलल आते हैं। इससे आगे और बढ़ते हैं हम, फिर देखते हैं भारतीय जैव विविधता प्रायद्वीपीय पठारी क्षेत्रों में सघन वानस्पतिक आवरण है। ठीक, तो ये विभिन्न प्रकार की जो जैव विविधता के हैं टाइप्स हैं भारत में। चलिए आ जाइए क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। बोला है जैव विविधता के ह्रास की बात कर रहा है कि नुकसान सबसे अधिक किससे होगा जैव विविधता को? सबसे पहले आवासों का विनाश, ये सबसे बड़ा कारण होता है किसी भी प्रजाति या वन्य जीव संरक्षण उनको लेकर के देखेंगे आप। तो अगर आवास नष्ट हो जाएंगे तो जैव विविधता पे बहुत विपरीत प्रभाव पड़ता है, ये मुख्य है। वन्य जीवों का अवैध शिकार, बिल्कुल सही बात है। स्थानांतरित कृषि जैसे भारत के पूर्वोत्तर में होती है, कौन सी? उसे बोलते हैं हम झूमिंग। ठीक ठीक, वैसे ही श्रीलंका में चैना, और ऐसे ही आप देखते हैं तो इंडोनेशिया में लदांग। ऐसे ही जो स्थानांतरित कृषि है तो उसे बर्न एंड स्लैश भी बोलते हैं, उससे भी जैव विविधता को नुकसान होता है।
पर्यावरण प्रदूषण, ये भी जिम्मेदार है। ये प्राकृतिक कारण है, कौन से? भूकंप एवं ज्वालामुखी। विदेशी पक्षियों का निकास, दैट्स नॉट करेक्ट। तो हम एक यहां से कीवर्ड हमारे समझ में आया कि जिस भी विकल्प में 3 होगा, ठीक, वो उत्तर नहीं हो सकता है। और इसके बिहाफ पे आप देखेंगे, तो जब इसके बिहाफ पे हम देखते हैं तो ऑप्शंस में जब आप जाओगे तो आप देखिए मैंने क्या बोला था कि 3 नहीं होना चाहिए, और यहां आप देखते हैं तो क्या 3 यहां पे भी शामिल है, ठीक, 3 यहां पे भी शामिल है। उपयुक्त तो सभी कथन सही हैं, 1 2 4 5 सही हैं, तो आंसर क्या होगा आपका 1 2 4 5 और 6, यानी विदेशी प्रजातियां या विदेशी पक्षियों का जो निकास है वो इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। आगे बढ़ते हैं हम, फिर अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो जैव विविधता ह्रास के कारण आपको दिए हुए हैं, तो खास करके देखना कभी कभी निबंध में आ जाता है कि जैव विविधता को किस प्रकार से नुकसान पहुंचता है, या जैव विविधता के लिए क्वेश्चन भी आता है, मेंस में आता है निबंध के लिए, तो वहां से ये डेटा आपको बहुत मदद करेगा। जब आप ऐसे लिखना जाएंगे तो ये डेटा आपको कनेक्ट करके रखना कि क्या क्या इसके कारण हो सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। कह रहा है जैव विविधता के संदर्भ में कथन है, उन पर विचार कीजिए। जैव विविधता शब्द का प्रयोग वाल्टर जी रोजन द्वारा 85 में किया गया, बिल्कुल करेक्ट बात है। फिर कह रहा है 2012 में ब्राजील के रियो डी जेनेरियो विविधता पर सम्मेलन हुआ, ये बात गलत है। आवासों का विनाश जैव विविधता का मुख्य कारण है, ठीक। 2012 नहीं है, क्या है? 1992, ठीक। तो आप देखते हैं क्या नहीं होगा आंसर में, 2 नहीं होना चाहिए, तो 2 यहां पे भी रखा हुआ है, 2 यहां पे भी रखा हुआ है। उपयुक्त में से कोई नहीं हो नहीं सकता, तो 1 और 3 बात बिल्कुल सही है। आप चाहें तो स्पष्टीकरण में देख लें। तो ये है जैव विविधता शब्द का प्रयोग 85 में किया गया, 1992 में ब्राजील में हुआ था, और 1 2 3 ये वाले ऑप्शन सही हैं, ठीक। आगे मिलते हैं हम। तो क्वेश्चन नंबर 18 है, 18 पे चर्चा करते हैं। भारत के कुल 10 जैव भौगोलिक क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। भारत को सर्वप्रथम जैव भौगोलिक क्षेत्रों को प्रदेशों में किसने? रोजर और पनवार ने। कब? 1988 में किया। और क्वेश्चन का जो मोड है वो क्या पूछना चाह रहा आपसे कि निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। 10 क्षेत्रों में है, बिल्कुल सही बात है। कब किया गया? 88 में किया गया, बिल्कुल सही बात है। जब दोनों ही कथन सही हैं तो आंसर क्या होगा? ना तो 1 और ना ही 2, ठीक। नेक्स्ट की ओर हम मूव करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 19 है, जैव विविधता के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए। जैव विविधता के भंडार की उपमा उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों को दी जाती है, बिल्कुल सही बात है। सर्वाधिक जैव विविधता भूमध्य सागरीय प्रदेशों में पाई जाती, गलत बात है। ऐसा नहीं, भूमध्य सागरीय में नहीं होगा, उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में होगी, ठीक। भारत के पूर्वी घाट को पारिस्थितिकी उष्ण स्थल या हॉट स्पॉट कहा गया है, तप्त स्थल, बिल्कुल सही बात है ये भी। यानी कि 2 विकल्प नहीं होना चाहिए, तो 2 किसमें? इसमें भी 2 है, गलत हो गया, इसमें भी 2 है, गलत हो गया, इसमें भी 2, इसमें भी 2 है। यानी कि बात क्या हो रही है? भूमध्य सागरीय प्रदेशों में, और पूछ क्या रहा है? नहीं है। कौन सा कथन सत्य नहीं है? अरे एक बार फिर देखो, ठीक है। आइए स्पष्टीकरण पे बात चलते हैं। भारत के पूर्वी घाट को पारिस्थितिकी तंत्र की, और पूछ क्या रहा है? नहीं है। तो आइए स्पष्टीकरण में देखते हैं। आंसर होगा इसका बी, यानी कि केवल 2 और 3। पहली बात गलत हो गई, कथन 2 और 3 सही नहीं है। जैव विविधता के भंडार की उपमा उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों को दी गई है, ठीक। और सर्वाधिक जैव विविधता भूमध्य रेखीय प्रदेशों में है, ना कि भूमध्य सागरीय में। और भारत के पश्चिमी घाट को, ना कि किसको, क्या बोला गया? भारत के पश्चिमी घाट को दी है उपमा, ना कि किसको? पूर्वी घाट को। पूर्वी घाट तो आप जानते हैं वही पूर्वी घाट वाला पश्चिमी घाट को दिए, यानी कि तीसरा वाला गलत है, ठीक है। तो 1 और 2 सही हैं। आगे बढ़ते हैं हम। अगला क्वेश्चन हमारा 20 है, घाटियों एवं भूमध्य रेखीय प्रदेशों में जैव विविधता अन्य भौगोलिक क्षेत्रों की अपेक्षा अधिक होती है, बिल्कुल बात सही है। कारण पूछ रहा है, भूतल पर प्रजातियों की समान नहीं है, विविधता होती है, बिल्कुल सही बात है। तो इसका बिल्कुल होगा ए और आर दोनों सही हैं, और आर जो है वो एक ही सही व्याख्या कर रहा है, ठीक। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, तो प्रजाति विविधता है, बोल दिया यही कारण है कि घाटियों और भूमध्य सागरीय प्रदेशों में प्रजाति विविधता अन्य भौगोलिक प्रदेशों की अपेक्षा कैसी होती है? अधिक होती है। सुंडालैंड वही आ गया, अंडमान निकोबार। तो निकोबार में जो सुंडालैंड है उसको क्या बोला गया? हॉट स्पॉट, यानी कि उसको क्या गया गया? हॉट स्पॉट। और घोषित कब किया गया? ये 2013 में, ठीक है। ये 2013 में हॉट स्पॉट घोषित किया गया है। आगे बढ़ते हैं।
तो विलुप्त प्रजातियों के संदर्भ में विचार कीजिए, ठीक। यानी कि वे प्रजातियां जो 35 वर्षों से अधिक अपने आवास में नहीं देखी गई हैं उन्हें क्या कहेंगे? विलुप्त प्राय। अरे भाई ऐसा कैसे होगा? नहीं होगा, क्योंकि यहां ये नहीं होगा। यहां कितना होना चाहिए? 50 वर्ष, ठीक। डायनासोर, मैमथ और डोडो। डोडो जो है एक पक्षी है। अब देखिए इसके बारे में कितना गजब का फैक्ट है कि डोडो जो है वो ऐसा पक्षी था, वो एक विशेष प्रकार के पेड़ के फल खाया करता था। और वनों की अधिक कटाई से क्या हुआ कि वो जो डोडो पक्षी जो है उन पेड़ों को खाता था, जो फलों को खाता था, तो जो बीज जब उसके उदर से होकर गुजरते थे तभी अंकुरित होते थे। डोडो खत्म होने से वहां पर वो विशेष प्रकार का गूलर का पेड़ भी खत्म हो गया, तो वो डोडो पक्षी था। भारत में एशियाई चीता, गुलाबी सिर वाली बत्तख एवं सुंदरवन बौना गैंडा विलुप्त प्रजातियां हैं। तो बिल्कुल बात सही है। आप देखते हैं तो एक नहीं है, केवल क्या है? 2 और 3 सही हैं, ठीक। 2 और 3 सही हैं। तो आप देखते हैं भाई ये 50 वर्षों वाला है, ठीक। आगे आइए। डायनासोर, मैमथ, डोडो, जेंट माओ, तस्मानिया भेड़िया, क्यूबन, इनको आप नोट कर लें। देखें, भारतीय ऑरेंज, एशियाई चीता, गुलाबी सिर वाली बत्तख और सुंदरवन बौना गैंडा, ये सब क्या हो चुके हैं? विलुप्त हो चुके हैं। तो इनको आप याद रखेंगे और ध्यान में रखेंगे। आगे आते हैं। जैवमंडल रिजर्व शब्द का प्रयोग सबसे पहले एडवर्ड स्वेस ने किया था। विश्व का प्रथम जैवमंडल रिजर्व 1987 में स्थापित किया गया था। मानव एवं जैवमंडल कार्यक्रम यूनिसेफ नहीं है, 1971 में आरंभ किया। यूनिसेफ ने नहीं, यूनेस्को ने किया है, ठीक है। तो चलिए इसका स्पष्टीकरण देखते हैं हम। यानी कि इसमें जो एक बात इन्होंने बोल दी ना, यहां पे आके क्या बोल दिया? यूनिसेफ। यूनिसेफ नहीं है, ये क्या होगा? ये यूनेस्को होगा। यूनेस्को ने प्रोग्राम प्रारंभ किया था 1971 में, मैन एंड बायोस्फीयर, ये इसका प्रोग्राम था। और इसी के तहत आप देखते हैं भारत में प्रोजेक्ट टाइगर वो भी प्रारंभ हुआ था। तो कुल मिलाकर के ये यूनेस्को नहीं है, क्या है? यूनेस्को है। इसे कहते हैं सावधानी हटी दुर्घटना घटी। अगर सेंटेंस को पढ़ने में कहीं थोड़ी सी भी मिस्टेक होती है तो वो क्वेश्चन अवश्य ही गलत होने की संभावना होती है। चलिए आगे फिर बढ़ते हैं हम, अगला क्वेश्चन देखते हैं। होप स्पॉट के संदर्भ में समुद्री सुरक्षा की दृष्टि से होते हैं, बिल्कुल सही है। इस अवधारणा के सिल्वाया अर्ल अमेरिकी समुद्र विज्ञानी को माना जाता है, बिल्कुल सही है। भारत में अंडमान निकोबार द्वीप समूह, पश्चिमी घाट और लक्षद्वीप भारत में चिन्हित पहले होप स्पॉट है। गलत बात है, जब समुद्र से रिलेटेड है तो पश्चिमी घाट कैसे हो सकते हैं? अंडमान निकोबार भी सही है, लक्षद्वीप भी सही है, ठीक है। इसलिए आप देखते हैं तीसरा कथन गलत हो जाता है, तो ऑप्शन बचता है कौन सा हमारा? ए, यानी कि एक और दूसरी बात सही है, बाद बाकी बातें गलत हैं। सेकंड क्वेश्चन, फिर आइए आप, सूची दे रखी है, आप देखिए। कह रखा है भारतीय वन अधिनियम कब आया है, मत्स्य अधिनियम कब आया है, कृषि उत्पादन अधिनियम कब आया है, खान एवं खनिज विकास अधिनियम कब आया है। तो ये अधिनियम दिए हुए हैं, इन अधिनियम को अगर देखेंगे आप तो इसका मिलान कर लीजिए कि भारतीय वन अधिनियम जो आया है वो 1927 में है, मत्स्य अधिनियम 1997 में है, और देखें कृषि उत्पाद अधिनियम जो है वो 1937 में है, और खान वाला यानी मिले हुए हैं 1 2 3 4, ठीक है। और ऐसे मिलान की जो संभावना हमारी बनती है वो देखें किस में बनती है, ठीक है। तो इसका आप देख भी सकते हैं, वन संरक्षण 27 में है, मत्स्य ये है। तो कई अधिनियम आते हैं बहुत पुराने पूछते हैं, और ये तो सही है, लेकिन इनको जब असेंबलिंग में क्रॉसिंग करके पूछता तो बहुत मिस्टेक्स होती है। तो जाहिर सी बात है कि आपको ये पता होने चाहिए, और आप इनको क्या करें, एक कॉपी पे नोट कर सकते हैं, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैविक विविधता शब्द का प्रयोग ईओ विल्सन ने किया, बिल्कुल सही है। रेमंड एवं दसानन ने राष्ट्रीय संसाधन परिषद को जैव विविधता के स्थान पर जैव विविधता का सुझाव दिया था। दोनों बातें सही हैं, ठीक है। सी, यानी कि सी आंसर कह रहा है 1 और 2 दोनों सही बातें, ठीक है। उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों को समुद्र का, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन को समुद्र का नहीं कहते हैं, किसे कहते हैं? कोरल रीफ, यानी कि कोरल रीफ या फिर प्रवाल भित्ति, प्रवाल को बोला जाता है समुद्रों के वर्षावन, ठीक है। एडवर्ड विल्सन को जैव विविधता का जनक माना जाता है, ये वाली बात सही है आपकी, ये आप सही कह रहे हैं, लेकिन उष्ण कटिबंधीय वर्षावनों को नहीं, समुद्र का वर्षावन कहेंगे, समुद्र का वर्षावन कहेंगे किसको? प्रवाल को, ठीक है। आगे मूवमेंट करते हैं फिर।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जब हम जाते हैं तो वहां देखते हैं इसका स्पष्टीकरण है। 28 में कह रहे हैं जैव विविधता के स्तर को कुल 3 भागों में विभाजित किया गया है। प्रकृतिवास पारिस्थितिकी प्रणाली के प्रकार प्रक्रियाओं के अंतर को पारिस्थितिकी विविधता के अंतर्गत शामिल किया जाता है। और पूछ रहे हैं जी कथन कौन से सही हैं, तो कथन इसके एक और दोनों में से कोई भी सही नहीं है। ठीक है, तो क्या नहीं है, दोनों में से कोई भी सही नहीं है। वही बात है, स्पष्टीकरण में आ जाए। कितने 3 भागों में विभाजित किया गया है, अनुवांशिकी विविधता, जाति विविधता और समुदाय या परितंत्र की विविधता। पारिस्थितिकी विविधता को इस प्रकार से आप देख सकते हैं, क्या क्या होता है, ऊर्जा प्रवाह होता है, कैसी परिस्थितियों के अंतर्गत क्या क्या सम्मिलित है, पृथक पृथक होते हैं। आगे देखें जैव विविधता के मापने के संदर्भ में कौन सा, तो देखें अल्फा बीटा गामा है। अल्फा विविधता में एक वास स्थान में प्रजातियों के प्रवेश और निकास की दर को प्रदर्शित करती है। दोनों कथन दिए गए हैं, करिए ढंग से इस पे विचार के क्या आंसर हो सकता है इसका। बस अल्फा है, खास करके यहां पे देखें तो कौन से मापन हैं तो इस पे स्पष्टीकरण पे आते हैं, हम देखते हैं। अल्फा बीटा गामा विभाजन विक्टर ने किया है। ठीक है, अल्फा विविधता किसी एक निश्चित क्षेत्र में क्या आता है, कुल संख्या को दिखाती है। ठीक है, और जबकि बीटा से क्या होता है, निकास होता है। इसलिए आंसर ए है, क्योंकि यहां पर आप देखते हैं एक कथन सही है और दूसरा वाला गलत है। ठीक है, आगे आए। भूतल की वर्तमान जैव विविधता प्रकृति के अनुरूप स्वरूप है, अनुवांशिक कारण है। अनुवांशिक जातीय समुदाय परतंत्र के स्तर पर विभिन्न प्रकार के कार्यों का संपादन कर जैव विविधता पारिस्थितिकी तंत्र का निर्वाह करती है। क्या पूछ रहा है, मैंने हमेशा कहा था कि इस प्रकार के क्वेश्चन में हमेशा एक प्रश्न आप अपनी तरफ से लगा दीजिए कथन में क्योंकि और कारण, यदि सटीक बैठता है तो आप समझ जाना कि बात बिल्कुल आपकी सत्य है। तो ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या कर रहा है। ठीक है, आगे आते हैं। साइट के लिए बोला गया है, एक अंतरराष्ट्रीय समझौता है जिसे वाशिंगटन कन्वेंशन के रूप में भी जाना जाता है। इसकी स्थापना WWF के सदस्यों द्वारा अपनाए गए प्रस्तावों के परिणाम स्वरूप 1975 में हुई है। कोई दिक्कत नहीं, पूछ रहा है कि असत्य कौन सा है, तो भैया इसमें से असत्य कोई नहीं है, दोनों ही सत्य। आंसर डी होगा, ना तो एक और ना ही, अरे गलत हो गया, आंसर बी होगा। यानी कि इसमें जो यहां पर आप देखते हैं एक अंतरराष्ट्रीय समझौता, वाशिंगटन कन्वेंशन नहीं होगा, इसे हम दूसरे कन्वेंशन के रूप में देखते हैं। ठीक है, एक बहुपक्षीय है मसौदा 1963 में IUCN के सदस्यों द्वारा अपनाया गया था। ठीक है, और अभी एक करंट का है कि 20वां IUCN का सम्मेलन COP20 के समरकंद कहां पर, उज्बेकिस्तान में हुआ है। ये करंट से रिलेटेड क्वेश्चन है, आप इसको भी देख सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 है, अति संकटग्रस्त पिछले 15 वर्ष दिनों में आबादी के आकार में 95, क्या पूछ रहा, IUCN की मानदंड सूची पूछ रहा है। IUCN आपको पता है, मैंने अभी एक क्वेश्चन था हमारा बैक में, तो उसमें कहा गया था कि रेड डाटा बुक के संदर्भ में बात चल रही थी, तो IUCN ही जारी करता है। आगे देखते हैं, 70% वाला दिया हुआ, 10 वर्षों या 3 पीढ़ियों में 70% आबादी के आकार में कमी रही हो। VU कैसी है कि जिसमें सुभेद पिछले 10 वर्षों से, वनरेबल बोलते हैं इसको, निकट भविष्य में संकटाग्रस्त सुभेद श्रेणी की स्थिति के निकट। आइए करिए विचार, पूछ क्या रहा है, किस पर पूछना है। उपयुक्त कथनों में से कौन से सही हैं। ठीक, उपयुक्त कथनों में से कौन से सही हैं, तो चारों सेंटेंसों का हम आते एक बार में स्पष्टीकरण देख लेते हैं और इसे आप नोट कर लीजिए अपने पेन पेपर लेके कि IUCN लाल सूची में प्रजातियों को जोड़ने के लिए जो मानदंड दिए गए हैं वो मानदंड क्या होते हैं। तो उन मानदंडों की जब आप बात करेंगे तो X का मतलब होता है विलुप्त हो चुका है, EW का मतलब है वन से विलुप्त है, CR मतलब क्रिटिकल है, और संकटाग्रस्त मतलब वनरेबल है, सुभेद यानी वनरेबल है, और इंडेंजर्ड संकटग्रस्त है। तो ये जो कीवर्ड्स हैं इनका प्रयोग किया जाता है। तो इसको और भी क्वेश्चंस में हम देखते हैं। कौन सा माइक, ठीक है, तो माइक के संदर्भ में विचार कीजिए, यह एक अंतरराष्ट्रीय सहयोग है, 1997 में साइट्स के स्थापित किया, बिल्कुल सही बात है। इसका उद्देश्य वैश्विक स्तर पर हाथी मृत्यु की प्रवृत्तियों के कारणों का मापन है। वर्तमान में एशिया में 20 देशों में 50 माइक स्थल हैं। ये बात गलत है, यानी इसमें सी गलत है, यानी कि हाथियों की हत्या से जुड़ा हुआ है। ठीक है, इसमें जो सी वाला मामला है वो गड़बड़ है। ठीक है, क्योंकि आप देखते हैं भारत 10 माइक साइटों के साथ अग्रणी है। वर्तमान में एशिया में 13 देश हैं, ना कि 20। ठीक है,
और अब देखते हैं मॉनिटरिंग द इलीगल किलिंग ऑफ एलिफेंट्स, ठीक है, यही है माइक। समुद्री कछुआ संरक्षण परियोजना, गिद्ध संरक्षण परियोजना, प्रोजेक्ट डॉल्फिन संरक्षण और गैंडा संरक्षण। अब इसमें आप देखें, एक आपको पता है यदि आपने करंट पढ़ा होगा तो प्रोजेक्ट डॉल्फिन जो है वो मोदी द्वारा प्रारंभ किया गया, ये सबसे लास्ट में है, तो 3 सबसे लास्ट में कहां होना चाहिए, यहां रहा, आंसर सी हो जाएगा। सबसे पहले 4 होगा, गैंडा परियोजना 1987 हो जाएगी, ठीक है। समुद्री कछुआ संरक्षण इससे पहले है, गिद्ध संरक्षण 2006 में है, तो लगा लेंगे तो सबसे पहले कौन सा आएगा, 4 आ गया। 4 के बाद में कौन आएगा, समुद्री कछुआ, उसके बाद में 2 को देखेंगे गिद्ध संरक्षण है, और उसके सबसे लास्ट में अगर हम देखते हैं तो हमें क्या मिलता देखने को, जो है तीसरा वाला प्रोजेक्ट डॉल्फिन, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा 34 है, इस पे आते हैं। स्पष्टीकरण को आप देख ही सकते हैं। आइए, ये कुछ वर्ड्स हैं जिसमें से ICUN को आपको पता ही होगा, टैरिफ है, CAWT है, CMS है, और इसमें बोल रहा है कि कौन सा पैक्ट या कौन सा ये नियम है जो और किस किस सन में लाए गए हैं, ठीक। तो इसमें वही कंडीशन है, अगर आप एक का मिलान कर लेते हैं, जैसे टैरिफ है, टैरिफ का आपने मिलान कर लिया तो आपको ये जो लिस्टिंग है स्थापना वर्ष की कब कब स्थापना हुई है, तो जैसे ICUN की आपको पता हो कि ICUN जो है 1948 में है, तो D का 4 हो गया। तो इस प्रकार से अगर इसको आप देखेंगे तो आंसर है उसका B, आंसर इसका B होगा, यानी कि 3 2 1 4, ठीक है। यानी कि आप देखेंगे तो टैरिफ कब है, 3 यानी 87 में है, ठीक, और ये क्या हो जाएगा आपका 1948 में। इस तरीके से आप इसको मिला सकते हैं, लिस्टिंग कर सकते हैं। कुछ डिटेल्स दी हुई है, टैरिफ वन्यजीव व्यापार निगरानी का नेटवर्क है, ठीक है। CAWT वन्यजीव तस्करी को रोकता है, ठीक। उसके बाद में देखेंगे CMS प्रवासी वन्यजीवों को संरक्षण देता है, ठीक है। तो कुल मिलाकर के देखते हैं, ICUN इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर है, ठीक। मुख्यालय कहां पर है, ग्लैंड स्विट्जरलैंड। ये जरूर ध्यान रखना है कि किसका मुख्यालय कहां पर है, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन असेंबलिंग के लिए बनाएगा, ठीक। चलिए, रेड डाटा लिस्ट जारी करता है। आगे आए हम, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के संदर्भ में बात की गई है। यह वन्यजीव संबंधी शब्दावली आवास, शिकार, चिड़ियाघर, राष्ट्रीय, अरे ये बात गलत है, अब तक इसमें 8 बार संशोधन किया गया, 2023 में हुआ है। अरे भाई 2023 में नहीं है, 2022 में है, ठीक है। आप देखिए क्या दे रखा है, मृत जंगली जानवरों की ट्रॉफी के रूप में क्या, खाल, सींग, अंडे, दांत, नाखून, ये नहीं कर सकते हैं आप, ठीक। और क्या है ये, 2022 है, आंसर आपका B है। B में आप देखते हैं तो केवल 2, कौन सी बात सही है, अब तक इसमें 8 बार संशोधन हो चुका है, 2023 में हुआ है, ये बात गलत है, 8 बार संशोधन तो हुआ है, ठीक है। कौन सा राष्ट्रीय उद्यान यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन है, बांधवगढ़ नहीं है, काजीरंगा है, केवलादेव है, ग्रेट हिमालयन है, ठीक है, लेकिन बांधवगढ़ मध्य प्रदेश का नहीं है, ठीक। आगे देखते हैं, यूनेस्को की धरोहर में शामिल जो हैं इनको आप देख सकते हैं कि कौन कौन से हैं। काजीरंगा एक सींग गैंडे के लिए प्रसिद्ध है, केवलादेव घना राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, ये आपका देखेंगे तो ये पक्षी विहार है कहाँ पर, राजस्थान में, और ये साइबेरियन क्रेन के लिए प्रसिद्ध है। दूसरा नंदा देवी देखें तो वैली ऑफ फ्लावर्स, फूलों की घाटी यहीं पर है। दूसरा देखें ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश में है, हिम तेंदुए के लिए प्रसिद्ध है। मानस वन्यजीव अभ्यारण्य हाथी एवं बाघ दोनों के लिए, और असोम में है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं हम, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे हम। तो क्वेश्चन नंबर 38 है, निम्नलिखित में से कौन सी डॉल्फिन की प्रजाति खारे व मीठे जल दोनों में सरवाइव कर सकती है। तो डॉल्फिन की वो प्रजाति है उसे हम कहते हैं, वो है आपकी कौन सी, वो है इरावदी, ठीक। इरावदी को म्यांमार की गंगा कहते हैं, और भारत में जो गंगे डॉल्फिन है वो गंगा में पाई जाती है। सिंधु नदी में भी जो डॉल्फिन पाई जाती है, लेकिन इसकी हम डिटेल्स को देखेंगे तो आंसर तो इसका हो गया कौन सा, D, लेकिन इसकी डिटेल्स में अब जब आएंगे स्पष्टीकरण पे तब देखिए आप। भारतीय डॉल्फिन प्रजातियां हैं, दक्षिण एशियाई नदी डॉल्फिन मीठे पानी की प्रजाति है, ठीक है, सिंधु नदी में मिलेगी आपको, भारत, बांग्लादेश, नेपाल में है। गंगा नदी डॉल्फिन सूंस या सांस लेने की ध्वनि के कारण इसका स्थानीय नाम सूंस है, ठीक है, और 2009 में इसे भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया, ठीक। उसके अलावा आप देखते हैं तो राष्ट्रीय जलीय पशु और असम का राष्ट्रीय जलीय पशु है, ठीक है। और ध्यान रखना डॉल्फिन मछली नहीं है, ये पशु के अंतर्गत आता है, जलीय जीव, ठीक है। आगे देखना, गंगा के लिए संकेतक प्रजातियां हैं,
सिंधु को देख लें, इरावदी। पर्यावास तटों पर पानी के मुहाने पर एस्चुरी, मीठे पानी में, एस्चुरी यानी मीठे, और जो है लेगून में आबादी को केंद्रित है। इसका दिखला एनटीसीए के संकेत दिए गए हैं। संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा असत्य कथन चुनना है। यह पर्यावरण वन मंत्रालय के अधीन है। बाघ संरक्षण क्षेत्र सीमाओं बदलाव एनटीए की सिफारिश के वन्य जीव बोर्ड की अनुमोदन के बिना नहीं किया जा सकता। ये बिल्कुल बात सही है, लेकिन ऊपर वाली बात में थोड़ा डाउट है। स्पष्टीकरण में आते हैं हम, तो स्पष्टीकरण इसका एक है, दे रखा है कि कौन सा कथन पूछ रहा था, कौन सा असत्य है, तो कौन सा असत्य है, एक, और दूसरी बात बिल्कुल सही है। ठीक है, क्योंकि एनटीए की सिफारिश और राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की अनुमोदन के बिना नहीं किया जा सकता। पहली बात गलत है। ठीक है, आगे देखें। राज्य सरकार किसी क्षेत्र को राष्ट्रीय उद्यान, अभ्यारण्य, रिजर्व घोषित कर सकती है, कथन है, क्योंकि राज्य सरकारों को वन्यजीव अधिनियम 72 के तहत जीव कानून बनाने की शक्ति प्रदान है। नहीं भाई, ये ठीक नहीं है। ठीक है, यानी कि इसमें अगर देखेंगे तो हो जाएगा सी। इसका मतलब हुआ कि ए तो सत्य है किंतु आर असत्य है, क्योंकि राज्य सरकार नहीं, ये संघ का मामला है। ठीक है, पूरे भारत में अत्यधिक हॉटस्पॉट, विश्व के कुल हॉटस्पॉट में 8 क्षेत्रों को अत्यधिक घोषित किया गया। वेरी गुड। भारत में हिमालय क्षेत्र और इंडो बर्मा क्षेत्र ही, अरे भाई ये क्या कर दिया आपने, मैंने कल ही बोला था आपको, पिछली क्लास में बताया था, जहां पे क्या लिखा हो, ही लिखा हो, केवल लिखा हो और मात्र लिखा हो। ठीक है, जोर दे के बोला गया हो, केवल लिखा हो, ही लिखा हो, मात्र लिखा हो, तो भाई बात गलत हो जाती है, क्योंकि ये दो ही नहीं, इनके अतिरिक्त भी हैं। ठीक है, तो इसलिए पहला कथन सही है, दूसरा आपका गलत हो जाएगा। इधर आइए, देखो क्या लिखा है, 8 हैं, बिल्कुल सही बात है। अब आ जाओ यहाँ पे, पश्चिमी घाट, श्रीलंका, इंडो बर्मा। ठीक है, तो इसमें भारत के एक नहीं 3 से 4 हैं। ठीक, अब देखो जातीय बहुत्वता, कम से कम 5% संवहनीय पौधे, 90% स्थानीय वनस्पतियां नष्ट हो चुकी हों। 90 नहीं जी, 70%। ठीक, चलिए देखते हैं, स्पष्टीकरण पे आ जाओ। ए है, यानी कि केवल 1 और 2 बात सही है, और क्या पूछ रहा है इसमें, आपको दिया है अनिवार्य होती हैं, तो अनिवार्य वो 2 ही होती हैं। ठीक है, अनिवार्य होती संवेदनशील शब्दों का प्रयोग सर्वप्रथम ब्रिटिश परिस्थितिकीविद नॉर्मन मायर्स ने 1988 में किया था। बिल्कुल सही बात है। जातीय बहुत्वता हो, वहां कम से कम 0.5 परिस्थितियां, 1500 स्थानीय संवहनीय पौधे हों, 70% प्राथमिक वनस्पतियां नष्ट हो चुकी हों, वहां क्या कह रहे थे आप, 90 या आशंका हो। ठीक है, तो उसके अलावा 43 को देखते हैं। हॉटस्पॉट को कह रहा है 60% प्रजातियां निवास करती हैं। उत्तरी अमेरिका के तटीय मैदान को विश्व का 36वां जैव विविधता हॉटस्पॉट तप्त स्थल घोषित किया गया है। आ जाइए देख लेते हैं डीएस का, क्योंकि पूछ क्या रहा है कौन सा सही नहीं है, और जबकि ये दोनों ही बातें क्या हो रही हैं यहाँ, सही है। यानी ये बात भी सही है आपकी और ये बात भी आपकी सही है। ध्यान रखना, पूछ ले विश्व का 36वां हाल ही में किसे घोषित किया गया, तो अमेरिका का तटीय वाला होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन पे जब मूव करते हैं तो क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा आएगा अभी, 43। ठीक है, उसका डिस्कशन देख लें आप। इसके अलावा भारत का सर्वाधिक विस्तृत जैव भौगोलिक क्षेत्र गंगा का मैदान है, गलत बात। पश्चिमी घाट भारत की शीर्ष जैव विविधता वाला क्षेत्र है, बिल्कुल सही बात। ओके, तो क्या हो जाएगा, केवल 2। ठीक, केवल दूसरी बात सही है, पहली बात गलत होती है। ठीक है, आ जाइए। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, और वही मैंने कहा था बना लीजिए। हाथी प्रोजेक्ट है 1992 में है। ठीक, और प्रोजेक्ट गोंडवाहो यानी सोनचिरैया देख लीजिए। ठीक, ग्रेट इंडियन वस्टर्ड 2013 में है, प्रोजेक्ट गोंडवड़, इसको ही कहते हैं सोनचिरैया। ठीक है, हाथी प्रोजेक्ट 1992 में, हंगुल आप देखें 1970 में है, और गिरी सिंह प्रोजेक्ट 1973 में है। क्यों, कारण ये था कि भारत का राष्ट्रीय पशु टाइगर से पहले कौन सा था, शेर था, लेकिन वो विलुप्ति के कगार पे। कहीं ऐसा ना हो कि लोग बाद में याद रखें कि भारत का राष्ट्रीय पशु हुआ करता था, तो इसलिए प्रोजेक्ट टाइगर लाया गया था 1973 में। उसी समय गिरी सिंह प्रोजेक्ट भी हमने प्रारंभ किया था। ठीक है, आगे आए। 46 कह रहा है किसके संदर्भ में, अर्ध शुष्क भौगोलिक क्षेत्र के संदर्भ में विचार कीजिए।
उष्णकटिबंधीय कटीले वन पाए जाते हैं, बिल्कुल सही बात है। यह एशियाटिक शेरों के लिए प्रसिद्ध है, बिल्कुल सही बात है। दोनों कथन सत्य, इसमें कोई डाउट नहीं है, सी है। क्योंकि यहाँ पर पत्थरों में आवास घिरा हुआ पाया जाता है और कटीले वन भी पाए जाते हैं। इस डिटेल को आप देखेंगे तो आप समझ जाएंगे, ठीक है। चलिए, वाइल्ड एक्शन बोर्ड दिया है, सेंट्रल बोर्ड ऑन वाइल्ड लाइफ दिया है, और जैव विविधता अधिनियम 2000, नहीं ये बात गलत है जी, ये 2000 नहीं है, ये 2002 होना चाहिए। सी ऑप्शन यहाँ पे गलत हो जाएगा आपका। आगे आते हैं, इसमें दे रखा है, देखो आप 2002 है, गलत बात। आगे देखें, हिमालय पर्वत प्रदेश जैव विविधता की दृष्टि से अत्यंत समृद्ध है। इस समृद्धि का कारण पूछ रहा है, इस समृद्धि के लिए कौन सा कारण सबसे उपयुक्त है। तो सबसे उपयुक्त बात को जब आप चयनित करेंगे तो वहां पे सीधा आएगा, यह विभिन्न जैव भौगोलिक क्षेत्रों का क्या है, संगम है, इसलिए है, ठीक। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। पश्चिमी घाट, साइलेंट वैली भारत का ऐसा उष्णकटिबंधीय हरित वन है जहां अभी तक कोई नहीं पहुंचा, बिल्कुल सही बात है। पश्चिमी घाट की लंबाई, ये क्या गोदावरी नदी नहीं, क्या होगा, ताप्ती नदी के मुहाने से लेकर के जाती है कहाँ, कुमारी अंतरीप तक, 1600 किलोमीटर की लंबाई। इसके संरक्षण के लिए गॉडगिल समिति का गठन भी किया गया है, ठीक है। तो दूसरी बात गलत हो गई, केवल एक सही होगा, ठीक। ऊपर आते हैं, लास्ट क्वेश्चन है हमारा। पश्चिमी घाट क्षेत्र को भारत जैव विविधता का द्वार कहा जाता है, सही बात है। भारतीय पूर्वोत्तर क्षेत्रों में कई तरह के जीव जंतु और वनस्पतियां पाई जाती हैं, पूर्वोत्तर नॉर्थ ईस्ट में। पश्चिमी घाट की बात कर रहे हो और पूर्वोत्तर को कारण बता रहे हो, क्योंकि पूर्वोत्तर, भारतीय पूर्वोत्तर क्षेत्र में, गलत बात है। यानी कि ए आर दोनों सही हैं, लेकिन व्याख्या ए असत्य है किंतु आर सत्य है। अच्छा, चेंज हो गया। पूर्वोत्तर भारत को जैव विविधता का द्वार इसलिए कहा जाता है, पश्चिमी घाट को नहीं कहेंगे, सही बात है। क्या कहेंगे क्योंकि नॉर्थ ईस्ट वाला, अरुणाचल वाला, ठीक है। चलिए, तो आज हमारा डिस्कशन पूरा होता है। अगले सेगमेंट में हम आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।